बदलते पहाड़ भाग 2। बुराश पहले क्यों खिल गए। बेटा फोन वगैरह बैग में रख दो वरना झूम लगेगी। पहाड़ी रास्तों में हमेशा सीधे देखना चाहिए। सिर्फ सामने रोड पर ध्यान दो। लेफ्ट राइट देखोगे या फोन में सर झुकाए रखोगे, फिर थोड़ी देर में पापा पापा साइड में लगाओ उल्टी आ रही है करके रहोगे। अब गाड़ी सीधा मुक्तेश्वर रुकेगी। पापा मैंने तो रख दिया फोन। दीदी अपनी सेल्फी लेने में लगी है, डॉगी वाला फिल्टर लगा रही है। अच्छा, खुद इतनी देर से कैंडी क्रश में लगा हुआ था। अपना भी तो बता। अन्ना इधर ने। मम्मा देख लो इसे, अब पिटने वाला है ये। बस बस अब दोनों फोन रख दो और जरा इन पहाड़ों के नज़ारे तो देखो, कितना ग्रीन है सब कुछ। मम्मा आप कौन से रेड फ्लावर्स की बात कर रहे थे जो ट्रीज पर होते हैं? यहाँ तो नहीं दिख रहे। क्या उन रेड फ्लावर्स को बुरांश कहते हैं। यहाँ इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि वो सिर्फ ऊंचे और ठंडे इलाकों में होते हैं। बेटा जी, इंग्लिश में बुरांस को रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। हमारे उत्तराखंड की पहचान है ये। जनरल नॉलेज ऐसे ही तो सीखते हैं, तुम लोग तो बस फोन में लगे रहते हो। मैंने तो इन्हीं रेड बुरांस के लिए आज रेड ड्रेस भी पहनी है। #ट्विनिंग विद द ट्रीज कैप्शन के साथ इंस्टा स्टोरी में डालूंगी। ये देखो, इंस्टा से बाहर आओ बेटा। बुरांस सिर्फ रेड कलर का सुंदर फूल नहीं होता बेटा, उसका जूस भी बनता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्लावर्स का जूस भी बनता है पापा? हाँ बेटा, बहुत ही टेस्टी होता है। एक ग्लास पीकर ही सारे सफर की थकान दूर हो जाएगी। एक दुकान तो यही कहीं आती थी, मैप देखना जरा। हाँ, Your destination is 500 meters away. 500 मीटर दिखा रहा है। मेरी दादी तो मुझे ना फ्रेश बुरांस के फ्लावर्स तोड़कर उनके पकोड़े भी बना के खिलाती थी, बहुत ही टेस्टी होते थे। वाओ, पकोड़े भी मिलते हैं मम्मा? हाँ, घर में बनाया करते हैं लोग। खाने की सुनकर ही एक्साइटेड हो जाता है ये भुक्कड़। मम्मी दीदी एक्साइटेड नहीं है तो दीदी को नहीं मिलेगा। शान, आने वाली है दुकान, थोड़ा देखते हुए चलना। ये रही। यही साइड में लगाता हूँ कहीं। बच्चों पीछे देखकर दरवाजा खोलना। पापा यहाँ मिलेगा बुराश का जूस? हाँ बेटा, दीदी कहाँ है? मीता फोन छोड़ो बेटा, आ जाओ अब। भाई साहब 4 ग्लास फ्रेश बुरांस का जूस हो जाएगा क्या? सर फ्रेश तो नहीं हो पाएगा, और अभी तो ये सीजन ही चला गया। अब बोतल में ही जो रखा हुआ बना के रखा हुआ है वही वाला आपको मिल पाएगा, वही चीज है। सीजन चला गया? क्या बात कर रहे हो यार, अप्रैल मई में तो होता था ये सीजन। अरे कहाँ राजू, ये तो आजकल तो जनवरी फरवरी में ही खाली हो जा रहा है, और अप्रैल की बारिश में बिल्कुल झड़ जा रहा है, कुछ नहीं रह गया पेड़ों में। अच्छा, ऐसा कब से होने लगा? अरे पिछले 3-4 साल से जो हो रहा है वो दिख ही रहा है सर। ये हमारा तो प्रोडक्शन ही खत्म हो गया इसका। बोतल में ही बना रहे हैं, रख के बेच रहे हैं, और फ्रेश वाला काम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया हमारा। हाँ, मौसम भी बहुत बदल गया है, गर्मी भी खूब पड़ने लगी है पहले से अब। हाँ मैडम, अब तो ये हो ही रहा है। फिर अब यहाँ रास्ते में पहले दिखते थे, अब ये जितने भी हैं ये सब झड़ गए हैं। ये फूल जितने भी लगे हुए, आपने कहीं रास्ते में दिखे आप लोगों को यहाँ पर? मम्मा अब मैं इंस्टा स्टोरी कैसे डालूंगी? बेटा वैसे ही क्लिक करवा लेना पिक्चर, और भी तो कितनी जगह घूमेंगे। अभी ऐसे मूड ऑफ मत करो, चलो जूस तो पियो। भैया आप जूस दे दीजिए। जी मैडम, ये स्मॉल लेंगे, मीडियम लेंगे या लार्ज लेंगे आप? अरे दाजू, 2 स्मॉल और 2 लार्ज कर दो। चल रहे छोटू, वो 2 फुटबॉल बना दिए और 2 फुटबॉल बना दिए। पापा मैं भी लार्ज पीऊंगा। अच्छा, 3 लार्ज और 1 स्मॉल दे दीजिए। ठीक है भाई साहब। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का शुभ आरंभ होता है एक छोटी सी फैमिली ट्रिप से, जहां फूलों के बगीचे की जगह खाली डालियां मिली। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच है। रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश के फूल उत्तराखंड की पहचान है, पर अब ये भी मौसम के बदलाव से प्रभावित हो गए हैं। पहले ये अप्रैल मई में खिलते थे, पर अब जनवरी फरवरी में ही दिख जाते हैं। क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता मेहता। मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की एक PhD स्कॉलर हूं।
स्वागत है आपका हमारी खास रेडियो सीरीज बदलते पहाड़ में, जहां हम बात करते हैं उत्तराखंड के बदलते मौसम और प्रकृति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा एपिसोड, बुरांश पहले क्यों खिल गए। दोस्तों, प्रकृति अपने नियम और समय अनुसार चलती है और यही नियम और समय बाकी जीव जंतु भी फॉलो करते हैं। जब फूल जल्दी खिल जाते हैं तो पॉलिनेशन साइकिल यानी परागण का समय भी बिगड़ जाता है। मधुमक्खी और तितलियों को फूलों का रस चाहिए होता है। जब तक ये फूलों का रस लेने आती हैं, तब तक फूल गिर चुके होते हैं। ये सिर्फ एक फूल की बात नहीं, इससे लोकल बायोडाइवर्सिटी यानी कि यहाँ के पेड़ पौधे, कीड़े और प्राणियों की पूरी फूड चेन अफेक्ट होती है। बुरांश के फूल सिर्फ सुंदरता नहीं देते, वो मधुमक्खियों के लिए भोजन होते हैं। जब उनका समय बिगड़ता है तो उससे मधुमक्खियाँ कम होने लगती हैं और उसका सारा असर खेती पर पड़ता है। फल और फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। पॉलिनेशन ना होना किसानों को काफी बड़े आर्थिक संकट में डाल सकता है, और जब किसान फल और फसल नहीं उगा पाएंगे तो आप और मैं क्या खाएंगे। ये तो थी हमारी छोटी सी कहानी और इसके पीछे का साइंस। पर चलिए अब सुनते हैं एक एक्सपर्ट को जो इस बदलाव की कई समय से जांच कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आशीष तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, कुमाऊं यूनिवर्सिटी डीएसपी कैंपस नैनीताल से, जिन्होंने लंबे समय तक बुरांश पर शोध किया है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फूलों का जल्दी खिलना एक प्राकृतिक प्रोसेस है या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे बुरांश के बारे में बात करें, जो रोडेंड्रॉन आर्बोरियम है और सबसे ज्यादा जिस पे रिसर्च पेपर्स और अखबारों में चर्चा रहती है, रोडेंड्रॉन की 5 मुख्यतः प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित हमारी बुरांश, जिसे हम रोडेंड्रॉन आर्बोरियम कहते हैं, और हाई एल्टीट्यूड्स में 3000 मीटर के ऊपर सफेद बुरांश या पिंक बुरांश जिसे कहते हैं, रोडेंड्रॉन कैंपलेटम, ये हमें मिलता है। अगर हम पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों को देखें तो रोडेंड्रॉन आर्बोरियम, जिसपे सबसे ज्यादा शोध हुआ है, ये जल्दी खिलने लगा है। इसमें फ्लावरिंग अब जनवरी फरवरी में होने लगी है, जबकि पुराना लिटरेचर अगर हम देखते हैं तो ये मार्च अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग रिपोर्टेड थी। तो 1 से 1.5 महीना पहले जल्दी इसके फ्लावर्स अब खिलने लगे हैं। इसका मुख्यतः कारण जो समझ में आता है वो क्लाइमेट चेंज ही है, क्योंकि आप अगर देखें तो नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, नैनीताल और इसके सराउंडिंग में, तो सभी ये एहसास करते हैं कि विंटर्स अब माइल्ड हो गए हैं। जितने सीवियर और हार्श विंटर्स हमारे यहाँ आज से 10 से 15 साल पहले होते थे, बर्फ भी ज्यादा गिरती थी, वो अब कम हो गया है। और जो हमारे शोध के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि विंटर टेम्परेचर्स 1 से 1.5 डिग्री बढ़ गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये शायद जो टेम्परेचर राइज है, इसी के वजह से हमारे जो रोडेंड्रॉन्स हैं और भी प्रजातियां जिनके बारे में हम बात करें, वो जल्दी अब खिलने लगे। सर, बुरांश के अलावा भी कौन सी ऐसी फ्लावरिंग स्पीशीज हैं जहाँ पे अर्ली ब्लूमिंग का फिनोमेना देखा गया है? मैं आपका ध्यान तो आकर्षित करना चाहूंगा बुरांश की ही तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा शोध और सबसे ज्यादा काम इसी प्रजाति पर हो रहा है। इसकी फ्लावरिंग पहले मार्च अप्रैल में होती थी, अब आप अगर देखें तो ये जनवरी फरवरी में फ्लावर करने लगा है। तो ये अर्ली फ्लावरिंग दिखा रहा है और जो टेम्परेचर राइज से डेफिनेटली रिलेटेड है। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो पाया होता है पहाड़ में, पदम जिसकी हम पूजा करते हैं, इसमें भी जल्दी फ्लावरिंग नजर आ रही है, जो करीब 25 से 30 दिन पहले ये फ्लावर कर जा रहा है। पहले ये फरवरी में करता था, अब जनवरी में भी इसमें फ्लावर नजर आ रहा है। सर, अर्ली ब्लूमिंग का पॉलिनेशन साइकिल पर क्या असर होता है? आप देखिए, सारे पॉलिनेटर्स हमारे जितने हैं उनका एक टाइम होता है। स्प्रिंग टाइम में सबसे ज्यादा पॉलिनेटर्स हमें नजर आते हैं, चाहे वो बीज हों या वो तितलियां हों। अब जो बुरांश आपका जनवरी में फ्लावर कर जा रहा है, उसका पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा। तो रोडेंड्रॉन जो जल्दी खिल रहा है, इसमें चांसेस ये हैं कि जो सीड बनेगा वो नॉन वायबल बनेगा या सीड में एम्प्टीनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन जो था, जो पॉलिनेटर्स और फ्लावरिंग के साथ था, वो टूट रहा है। तो आने वाले समय में हमारी बहुत सारी स्पीसीज जो हैं, उनका रीजनरेशन पर इसका प्रभाव हमें नजर आएगा।
सो जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे मधुमक्खियां, हनी बीज और तितलियां, उन पर क्या असर पड़ता है? आप देखिए, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उनको खाना मिल रहा है और पेड़ उससे पॉलिनेट हो रहा है। अगर अर्ली फ्लावरिंग होगी तो हमारी पॉपुलेशन बीज की और बटरफ्लाईज की डेफिनेटली डिक्लाइन करेंगी, क्योंकि वो अपना साइकिल नहीं बदल रहे हैं अभी। कि जो प्रकृति में उत्पन्न होने का समय है वो मार्च अप्रैल ही है, लेकिन जो आपके फ्लावर्स हैं वो पहले आ जा रहे हैं। और ये हम तो कुछ ही स्पीसीज को स्टडी कर रहे हैं, ये वाइड स्प्रेड हो सकता है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होंगी जिस पर ये फीड करते हैं और वो जल्दी फ्लावर कर रही हैं, तो डेफिनेटली पॉपुलेशंस डिक्लाइन करेंगी। और सर ये फिनोमेना सिर्फ हिली एरियाज में ही देखने को मिल रहा है या फिर जो तराई रीजन्स हैं, प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पे भी ये देखने को? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है वो केवल पहाड़ों में नहीं, प्लेन्स भी उससे अछूते नहीं हैं। आप अगर देखें तो हम कई साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साल जिसे हम शोरिया रोबस्टा कहते हैं, ये 7 से 10 दिन ही बादल रहता है और इसका बीच का गिरना और मानसून का आना करीब करीब साथ ही होते हैं। तो ये जो हमारा प्लेन्स का एरिया है, जो तराई का एरिया है, ये भी इससे अछूता नहीं है। क्लाइमेट चेंज से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप एक स्पीसीज का और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा चूरा का नाम। चूरा इज डिप्लोग्नोमा ब्यूटेरेसिया, एसिंड्रा ब्यूटेरेसिया, आप जो भी कहें, और ये सेपुटेसी फैमिली का है, जिसका रीठा होता है। ये 500 मीटर से आना शुरू हो जाता है और 1500 मीटर तक आता है। इसकी भी जो क्रॉप है, जो सीड क्रॉप है, उसकी शॉर्ट वायबिलिटी है। ये करीब 14 डेज 2 वीक्स लाइव रहता है। इसमें भी फर्क आ रहा है। ये भी करीब 15 से 20 दिन पहले मैच्योर हो जा रहा है और मॉनसून के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है। सो ये तो हमने चेंजेस की बात करी है, अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। तो इतने सारे चेंजेस का उत्तराखंड के इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट रहेगा लॉन्ग टर्म में? जी देखिए, अगर हमारा जो सीड है वो ज्योमिनेट होके नए रिक्रूट्स, नई इंडिविजुअल्स, नए सीडलिंग्स और सैपलिंग्स नहीं बना पाता है, तो आने वाले समय में हमारे जंगलों से ये प्रजातियां गायब हो जाएंगी। ये लॉन्ग टर्म में आपको कह रहा हूँ, ये 1 साल 2 साल में नहीं होगा, लेकिन 10-20 साल में हमें ये नजर आने लगेगा कि रिजेनरेशन की प्रॉब्लम इन सब में हो रही है। तो इसका प्रभाव अगर आप देखने की कोशिश करें तो सिर्फ प्लांट्स पर नहीं होगा, जो उसके ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स और आपके हर्बिवोर्स हैं, आपके पॉलिनेटर्स हैं, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इकोसिस्टम पर प्रभाव बहुत बड़ा होगा इसका। सर लोकल हॉर्टिकल्चर और एपिकल्चर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? एपिकल्चर पे भी प्रभाव तो निश्चित पड़ेगा ही। अगर जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा लोग प्लम फार्मिंग, एप्रिकॉट फार्मिंग इस सब पे रिलाई करते हैं। जी, तो and everything is pollinated by pollinators। जी सर। तो मुझे लगता है उत्पादन इसका कम हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एप्पल का एक लिविंग एग्जांपल है। रामगढ़ बेल्ट, मुक्तेश्वर बेल्ट वाज नोन फॉर एप्पल प्रोडक्शन, लेकिन ये पॉलिनेटर्स की वजह से नहीं हो रहा है जो एप्पल प्रोडक्शन कम हो रहा है। इट इज बिकॉज कि ये रोजेसी फैमिली का है और इसमें चिलिंग ट्रीटमेंट जो होता था, इट रिक्वायर्स 40 डेज ऑफ चिलिंग, वो नहीं मिल रहा है, ठंडा ही नहीं हो रहा है इतना। इस वजह से भी फ्रूट प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है। सो साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं हिमालयाज के फिनोलॉजिकल चेंजेस के बारे में? अगर हम ओवर द जनरेशंस बात करें, ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में अगर आप नैनीताल में ही बात करें, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आपको बता पाएंगे कि जब नैनीताल में पहले बर्फ गिरती थी तो हमारे बल्दिया खान तक या नारायण नगर तक, भवाली तक जी, बर्फ आ जाती। धीरे धीरे करके वो सिमटी और वो तल्ली ताल तक आने लगी। तल्ली ताल के बाद वो मल्ली ताल तक आने लगी। अब मल्ली ताल में भी बर्फ नहीं गिरती है। चाइना पीक और जो हायर पीक्स हैं उनमें ही बर्फ सीमित हो गई है। तो ये क्या प्रत्यक्ष रूप से नहीं दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल। लोकल लोग अपने इंडिविजुअल लेवल या कम्युनिटी लेवल पे अर्ली पॉलिनेशन या अर्ली ब्लूमिंग इस इशू को अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं या उसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, बड़े लेवल पर हम बात कर रहे हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, मेरे को तो इतना ही कहना होगा कि हर इंडिविजुअल अगर अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम कर ले, अगर वो कहीं अपने ऑफिस या काम पर गाड़ी लेके जाता है तो शेयर्ड गाड़ी से चला जाए या पैदल चला जाए। पहाड़ में तो हमारे यहाँ पैदल चलने का प्रचलन पहले भी था। आप देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट हैव इंक्रीज। आपको हल्द्वानी से नैनीताल आने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। तो अगर इस पर कहीं पर प्रतिबंध लगेगा तो मुझे लगता है कि इसका फायदा हमें नजर आएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें बताने के लिए। थैंक यू सर।
तो दोस्तों, सुना आपने, बुराश का जल्दी खिलना उसके विलुप्त होने का कारण भी बन सकता है। ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल इशू नहीं, ये हमारी पहचान का सवाल है। बुराश का सीजन अगर गायब हो गया तो क्या हमारा पहाड़ भी पहचान में रहेगा? पर फिक्र मत कीजिए, आपके साथ हम हैं। इस रेडियो सीरीज के जरिए आप सुनते रहिए बदलते पहाड़ हर बृहस्पतिवार शाम 4 बजे। हर हफ्ते एक नए पहलू के साथ हम क्लाइमेट चेंज के असर को समझेंगे लोकल कहानियों और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के जरिए। और हाँ, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो अगली बार अपने दोस्तों और परिवार को भी साथ बिठाकर सुनना। डिस्कशन शुरू करिए, क्योंकि बदलाव वही लाते हैं जो सोचने के बाद बोलते हैं और बोलने के बाद कुछ करते हैं। मैं हूँ हर्षिता, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। तब तक के लिए नेचर से जुड़े रहिए और अपने पहाड़ों को समझिए। धन्यवाद।